नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दूर वीरेंद्र अकेडमी गुड्डाकोट जी की तरफ से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस कोरोना वायरस जनित वैश्विक महामारी के दौरान बिल्कुल सकुशल और स्वस्थ होंगे। इस वैश्विक महामारी के दौरान आपकी स्टडी जारी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र परिवार ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासों का शुभारंभ किया हुआ है। इसी कड़ी में हमें आपके सामने जनरल साइंस, जीके, साथ में पॉलिटिकल साइंस की क्लासें पहले से देते आ रहे हैं और आज मैं आपके सामने जनरल इंग्लिश की क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें हम अपना प्रथम जो टॉपिक है, एक बहुत ही आसान और सहज टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम आपके सामने क्लोज। तो आपका ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है क्लोज। दोस्तों, क्लोज को हम हिंदी में उपवाक्य के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। ये होता क्या है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has its own subject and predicate। यानी दोस्तों, क्लोज है क्या होता है? ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना स्वयं का एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। यानी सब्जेक्ट जो है, इसको अपन उद्देश्य के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट है, इसको कहा जाता है उद्देश्य। और प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय के नाम से जानते हैं। विधेय कहा जाता है इसे हिंदी में। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका खुद का अपना एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम क्लोज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्लोज है कि कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लोज, यानी क्लोज के प्रकार। तो मैं यहां लिख रहा हूं टाइप ऑफ क्लोज, क्लोज के प्रकार। दोस्तों, क्लोज दो प्रकार का होता है। क्लोज के दो प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोजेस। फर्स्ट है जिसे हम मैन क्लोज के नाम से जानते हैं। मैन क्लोज, इसी को हम मैन क्लोज को ही एक दूसरे नाम से संबोधित करते हैं और वो है प्रिंसिपल क्लोज। इसी मैन क्लोज का दूसरा जो नाम है वो है प्रिंसिपल क्लोज। और दोस्तों, इसी मैन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज को हम एक दूसरे नाम से, यानी अलग ही नाम से संबोधित करते हैं, तो वो नाम है उसका इंडिपेंडेंट क्लोज। तो दोस्तों, एक ही जो उपवाक्य है, क्लोज है, उसको हम तीन नामों से संबोधित करते हैं। मैन क्लोज कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज कह सकते हैं।
मेन क्लोज जो है इसको हम हिंदी में मुख्य उपवाक्य के नाम से जानते हैं। मुख्य उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लोज है उसको हम प्रधान उपवाक्य के नाम से जानते हैं। इसका जो तीसरा रूप है इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट का अर्थ स्वतंत्र होता है, इसको हम स्वतंत्र उपवाक्य के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में आपका दूसरा जो क्लोज है, दूसरा जो प्रकार है उसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज को हम दूसरे शब्द के रूप में इंडिपेंडेंट क्लोज के नाम से भी जानते हैं। यानी हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं इसे और इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज है उसको हम हिंदी में आश्रित उपवाक्य के नाम से जानते हैं। यानी सबऑर्डिनेट क्लोज है इसको हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे सामने क्लोज के दो प्रकार उभरकर हमारे सामने आए। पहला जो प्रकार है उसको हम मुख्य उपवाक्य कहते हैं, इसे प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। साथ में हमने देखा इसे स्वतंत्र उपवाक्य भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, मुख्य होता है, इसे किसी अर्थ को यानी सेंस को प्रकट करने के लिए किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं होती। जबकि आपके सामने जो दूसरा प्रकार है सबऑर्डिनेट क्लोज, इसको हम हिंदी में आश्रित उपवाक्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो शब्द है आश्रित, ये खुद ही प्रकट करता है ये जो उपवाक्य है ये स्वयं यानी खुद स्वतंत्र नहीं है, ये किसी भी अर्थ को सेंस को प्रकट करने के लिए ये मुख्य उपवाक्य पर हमेशा निर्भर रहता है। इसीलिए इसका नाम है वो आश्रित उपवाक्य कहा गया है। जैसे दोस्तों क्लोज है, ये होता क्या है, किस प्रकार की इसकी संरचना होती है, ये हम देखते हैं। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, राम राइट्स ए लेटर। इसे आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, राम राइट्स ए लेटर। हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह है जो अपना स्वयं का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता हो, इसे क्लोज कहा जाता है। तो जैसे आपका ये जो एक सेंटेंस है, इसमें ये जो राम है ये सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, और ये जो राइट्स ए लेटर यानी राम के बाद में जो भी वर्ड्स लिखे हैं ये इस सेंटेंस का प्रेडिकेट। और दोस्तों ये जो पूरा का पूरा जो हमने लिखा है यहां से लेकर यहां तक ये एक क्लोज। तो राम राइट्स ए लेटर, इसमें आपको दो बातें देखने को मिली, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट, और दोनों के संयोग से, दोनों के मिलने से जो एक शब्दों का एक समूह बना उसको हम क्लोज के नाम से जानते हैं, यानी उपवाक्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों उपवाक्य यानी क्लोज है, इसका हम किसी सेंटेंस में
किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं ये हमें समझना है। परंतु ये समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना यह है कि सेंटेंस जिसमें हम किसी क्लोज का प्रयोग करने वाले हैं वो सेंटेंस कैसा होता है, क्या होता है, किस प्रकार से हम इस क्लोज का सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं सेंटेंस। तो अपना अगला बिंदु है सेंटेंस। सेंटेंस। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य के नाम से जाना जाता है। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस और क्लोज इन दोनों में अंतर क्या होता है, यानी क्लोज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों एक बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। जैसे देखो नाम लेके हमने वाक्य और उपवाक्य, जैसे हम पहले पढ़ते थे, लिखते थे, समझते थे निबंध, उनमें शीर्षक हुआ करता था और शीर्षक के साथ साथ में एक उपशीर्षक भी हुआ करता था। यानी हम अच्छी तरह से समझते हैं कि उपशीर्षक का कोई शीर्षक नहीं होता, जबकि शीर्षक का उपशीर्षक हो सकता है। इसी तरह है आपको ये समझ लेना है दोस्तों कि एक वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें एक से ज्यादा क्लोजेस यानी उपवाक्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं, परंतु एक क्लोज में एक से ज्यादा सेंटेंस नहीं हो सकते। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो अब हम देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which expresses a meaningful sense, यानी a group of words which expresses a meaningful sense, शब्दों का एक ऐसा समूह है जो एक सार्थक अर्थ को प्रकट करे, उसे हम वाक्य के नाम से जानते हैं। हमने ऊपर देखा कि क्लोज भी ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह होता है, परंतु दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि एक क्लोज एक अर्थपूर्ण भाव को प्रकट करे। ये भी जरूरी नहीं है कि क्लोज है वो कोई अर्थ प्रकट नहीं करता, परंतु मैंने आपको शुरू में बताया कि क्लोज दो प्रकार के होते हैं। एक क्लोज ऐसा है जो स्वयं अर्थ को प्रकट कर सकता है, जबकि दूसरा क्लोज ऐसा है जो अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे क्लोज पर निर्भर है। ये हम आगे देखेंगे, परंतु पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंस जो है, जो वाक्य है, वो कितने प्रकार का होता है और हम क्लोज का उपयोग उसमें किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब अपना अगला बिंदु है दोस्तों टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो नोट कीजिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस जिनमें हम क्लोज का प्रयोग करने वाले हैं। तो नंबर 1, सबसे पहला जो सेंटेंस का प्रकार है उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले प्रकार को कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में जानते हैं सरल
वाक्य के नाम से। सिंपल सेंटेंस को कहा जाता है हिंदी में सरल वाक्य। इसी के साथ में दूसरा जो वाक्य का प्रकार है वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में संयुक्त वाक्य के नाम से जाना जाता है। और इसका जो तीसरा वाक्य का रूप है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम हिंदी में जटिल वाक्य, जटिल वाक्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये अपने वाक्य के प्रकार हैं 3। एक है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमें ये देखना है सिंपल सेंटेंस है वो कैसा होता है और कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होता है और इनमें हम किस प्रकार से कौन से क्लोज का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है सिंपल सेंटेंस। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, एक वाक्य है जिसपे आप गौर कीजिएगा आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है वहां। जैसे लिखा है श्याम sings a sweet song। श्याम sings a sweet song। यह आपके सामने एक सेंटेंस है और इसको अपन सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं, सरल वाक्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों सिंपल सेंटेंस वो होता है जो जिस वाक्य को हम पढ़ें और पढ़ते ही सीधा सा उसका अर्थ हमारे समझ में आ जाता है, तुरंत अर्थ समझ में आ जाता है, वो सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में आता है। समझ गए? अब देखो इस सेंटेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस सेंटेंस में आपके सामने इसके 2 भाग हैं। इसका जो फर्स्ट भाग है जो श्याम लिखा है उसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, उद्देश्य कहा जाता है। दूसरा जो भाग है इसका उसको प्रेडिकेट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी हम जान चुके हैं कि प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी क्लोज हो, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब देखो हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। इस सेंटेंस में केवल एक ही क्लोज का प्रयोग हुआ है। पूरे सेंटेंस में केवल एक ही क्लोज का प्रयोग हुआ और वो जो क्लोज है उस क्लोज को हम मेन क्लोज के नाम से जानते हैं। यानी एक सरल वाक्य में केवल एक ही क्लोज का प्रयोग होता है और उस क्लोज को मेन क्लोज यानी मुख्य उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं अगले बिंदु की तरफ और अगला अपना है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस अगला बिंदु है अपना कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम देखते हैं। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग एंड द
स्टूडेंट्स आर रीडिंग। इससे आपके सामने एक सेंटेंस है, इसमें हमने लिखा द टीचर इज टीचिंग एंड द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अध्यापक पढ़ा रहा है और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये भी एक सेंटेंस है दोस्तों, परंतु इस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। देखो, कंपाउंड जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ उसी को हम हिंदी में संयुक्त कहते हैं। दोस्तों, इस सेंटेंस में टू पार्ट्स यानी दो भाग हैं, और ये जो दोनों भाग हैं ये एंड नामक एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। ये जो एंड है इन दोनों भागों को जोड़ने का काम करता है। अब देखो, इस कंजक्शन के इधर एक भाग है और इधर भी एक भाग है, यानी सीधी सी बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस में दो क्लोजेस का प्रयोग हुआ है। इधर भी एक क्लोज है और इधर भी एक क्लोज का प्रयोग हुआ है। अब दोस्तों, हमें देखना यह है कि इसमें कौन से प्रकार के क्लोज का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है इस सेंटेंस में टू क्लोजेस यानी दो उपवाक्यों का प्रयोग हुआ है, और दोनों ही जो उपवाक्य हैं वो दोनों ही क्या है, मेन क्लोज, यानी दोनों ही मुख्य उपवाक्य। तो हमें ध्यान रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो उपवाक्यों का प्रयोग होता है, और वो दोनों ही जो उपवाक्य हैं वो मुख्य उपवाक्य होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपने अलग अलग स्वतंत्र अर्थ देते हैं। जैसे देखो, लिखा है द टीचर इज टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहा है, हमें पढ़ते ही तुरंत समझ में आ रहा है। आगे लिखा है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यानी दोनों जो भाग हैं अपना अलग अलग स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ जो क्लोजेज हैं दोनों ही मुख्य उपवाक्य यानी मेन क्लोज है। इसी के साथ में अपना जो तीसरा जो वाक्य है उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की संरचना कैसी है ये आपको देखना है। जिसे आपके सामने लिखा है श्याम इज weeping because he is hungry. Weeping because he is hungry. इसे आपके सामने ये सेंटेंस, यहाँ पे आप देखोगे कि वाक्य के दो भाग बन रहे हैं और वाक्य के बीच में एक कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। योजक शब्द है, दोनों को जोड़ रहा है, दोनों भाग अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ हमें ये देखना है, जैसे देखिए ये जो पार्ट है इसका ये सब्जेक्ट है, इसका ये प्रेडिकेट है, इस पार्ट का ये सब्जेक्ट है ही, और इज हंग्री ये प्रेडिकेट है। एक बार हम दोनों वाक्यों को अलग अलग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है श्याम इज वीपिंग, श्याम रो रहा है, यानी इस भाग को हम पढ़ते हैं तो इसका तुरंत हमारे अर्थ समझ में आ रहा है, अपने आप अर्थ प्रकट कर रहा है। लेकिन अगले पार्ट को हम पढ़ेंगे बिकॉज ही इज हंग्री, क्योंकि वह भूखा है। क्योंकि वह भूखा है तो भूख की वजह से वो क्या कर रहा है, उस पर क्या असर हो रहा है, क्या उस पर प्रभाव है, इसका हमें पता नहीं चलता। ये जो भाग है ये संपूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए इस भाग पर आश्रित है, इसका सहारा लेगा। संपूर्ण पार्ट दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक अर्थ देगा। श्याम इज वीपिंग बिकॉज ही इज हंग्री, श्याम रो रहा है
क्योंकि वह भूखा है, यानी क्योंकि वह भूखा है अकेला अर्थ नहीं देता, इसके साथ जुड़कर यह अर्थ देता है। तो अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में जो क्लोजेस प्रयुक्त हुए हैं वो कौन से हैं, कितने हैं। तो दोस्तों इस सेंटेंस में भी 2 क्लोजेस यानी 2 क्लोज हैं, दोनों का प्रयोग हुआ है, परंतु जो 2 क्लोज इसमें प्रयुक्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। तो इसमें एक मैन क्लोज है और एक है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इसमें 2 उपवाक्य हैं, इधर जो है ये मैन क्लोज कहलाता है और कंजक्शन के साथ में जो जुड़ा हुआ है उसे सबऑर्डिनेट क्लोज के नाम से जाना। तो इसमें दोस्तों 2 क्लोजेस का प्रयोग हुआ है। अब हमारे सामने एक समस्या आती है कि किसी भी सेंटेंस में हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा जो भाग है वो मुख्य उपवाक्य यानी मेन क्लोज है और कौन सा जो भाग है वो आश्रित उपवाक्य है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, सीधा सा फॉर्मूला है, हमें ध्यान में रखना है कि सेंटेंस का वह भाग, वह पार्ट जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी वह पार्ट जिसमें कंजक्शन जुड़ा हुआ है और वो पार्ट सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। यानी सेंटेंस में यदि पहले कंजक्शन जुड़ जाता है तो पहले वाला पार्ट है वो सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाता है, यदि बीच में जुड़ जाता है तो आगे वाला जो पार्ट है वो सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाता है। अब दोस्तों छोटी सी बात और सामने उभर कर आती है कि एक सेंटेंस में कितने क्लोजेज हो सकते हैं। एक सेंटेंस में नंबर ऑफ क्लोजेस, यानी किसी भी सेंटेंस में क्लोज की संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों सीधा सा एक फॉर्मूला है, उसको आप याद रखिए। वो फॉर्मूला है किसी भी सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजेस। यानी किसी भी सेंटेंस में जितनी प्रिंसिपल वर्ब दी हुई होती है उतनी ही उस सेंटेंस में क्लोजों की संख्या होती है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला और है और उसको भी हम देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा नंबर ऑफ कंजक्शन प्लस 1, नंबर ऑफ कंजक्शन प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजेस। यानी एक सेंटेंस में जितने कंजक्शन प्रयुक्त हुए हैं उन कंजक्शंस की संख्या में 1 जोड़ दो और 1 जोड़ने के बाद जो योगफल आता है उतने ही उसमें क्लोजेज हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस में 1, 2 या 2 से ज्यादा उपवाक्यों की संख्या हो सकती है और हमें ध्यान यह रखना है कि वाक्य के जिस भाग में कंजक्शन का प्रयोग हुआ है उस भाग को आश्रित उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके आगे हम आश्रित जो उपवाक्य है सबऑर्डिनेट क्लोज, इसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु इसके लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना है। तब तक आप इस जो आज का जो वीडियो है उसको
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।